हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने इस हिंदी सीरीज के दूसरे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है वर्ण एवं ध्वनि। आज हम वर्ण और ध्वनि को पूरे विस्तार से देखेंगे और इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इजीली बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वर्ण देख लेते। वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा से छोटी ध्वनि है। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम लोग इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हो गया अ, ई, क में देखिए हलंत लगा है, च में हलंत लगा है और आदि। वर्णमाला वर्णों के अवशिष्ट समूहों या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 50 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण है। ठीक है, तो देखिए स्वर में क्या क्या आता है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना। इसमें टोटल कितने हो गए? 10 और ये 3, ये जो 1 2 और ये 3, ये हो गए 3, 10 3 13 हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में क्या क्या हो जाएगा? देखिए व्यंजन में हो जाएगा क वर्ग। क वर्ग में आ जाएगा हमारे पास क से लेके अंग तक, फिर आ जाएगा च वर्ग, च से इ तक, फिर हो जाएगा ट वर्ग, ट से लेके न तक। उसके बाद हो जाएगा त वर्ग, त से लेके न तक। प वर्ग हो जाएगा प से लेके म तक। उसके बाद है देखिए अंतस्थ, य र ल व, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 उष्ण होते हैं, तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। संयुक्त वर्ण क्या हो जाएगा? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर, ये 4 क्या हो जाएंगे? संयुक्त वर्ण हो जाएंगे। अब देखिए संयुक्त वर्ण जो होते हैं इनके 2 व्यंजनों को मिलाने से बनता है। जैसे कि देखिए अगर हम अक्ष बनाना है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा? हमें क और स को अगर मिलाते हैं तो एक छ बन जाएगा, और त और र को मिलाते हैं तो त्र बन जाएगा, ज और ञ को मिलाते हैं तो ज्ञ बन जाएगा, और श और र को मिलाएंगे तो स्त्र बन जाएगा। इस तरह हम लोग संयुक्त व्यंजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखिए अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह वर्ण होते हैं अन में जो अनुस्वार है और अ में जो विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए वर्णों के भेद के बारे में बात कर लें तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, एक है हमारे पास स्वर वर्ण है, एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात वैसे वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। अब बात करें स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए स्वर का वर्गीकरण ना हम लोग कंठ और तालु के प्रयोग पे करते हैं। जैसे जीभ का अलग, होठ का अलग होता है। जीभ और होठ का नहीं होता है। इस तरह उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया जिसमें हम लोग मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर। देखिए मूल स्वर क्या होता है? जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, या इसको हर्ष ऊ ई, हर्ष ऊ भी बोलते हैं, या री है। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि देखिए आ किससे बना? अ और अ को मिलाने से आ बनता है। देखिए दीर्घई है तो छोटी ई, हर्षई और हर्षी को मिलाने से दीर्घई बनती है। इस तरह से शब्दों को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ऊ भी कैसे निर्माण होगा। देखिए दीर्घऊ है तो दीर्घऊ हर्षऊ को मिलाने से दीर्घऊ बना है, और ए के मिलाने से आय बनता है, और ओ को मिलाने से औ बनता है। ठीक है, उसी तरह ए अगर बनाना हो तो अ और ई को मिलाने से ए बनेगा, और ऊ को मिलाने से ओ बनता है। अब व्यंजन वर्ण देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिसका उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बिना उसके सहायता के हम लोग इसको उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे देखिए क है, ख, ग, घ, अंग, छ आदि। तो इसमें हम लोग क के साथ साथ अ का भी यूज कर रहे हैं, ख के साथ अ भी यूज हो रहा है, तो अस्वर है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि व्यंजन वर्ण जितने भी होते हैं हमको उसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। चलिए अगला देखते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण। हम लोग व्यंजन को वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किए हैं। 3 श्रेणी में इसका किया गया है। एक है स्पर्श, एक है अंतस्थ और एक है उष्ण। स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि क वर्ग से म या प वर्ग तक 25 व्यंजन वर्ग हैं। क वर्ग से प वर्ग तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इसका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मुर्दा, होठ, दांत स्थानों से स्पर्श में होता है। अब बात करें अंतस्थ का, तो अंतस्थ का ये जो है व्यंजन है य, र, ल, व।
ये अंतःस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है, जो जीभ, तालु, दांत और होठ को परस्पर सटाने से उच्चारित होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, जो अंतःस्थ व्यंजन है ये जीभ, तालु और दांत और होठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं। अगर उष्ण व्यंजन का बात करें तो तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह उष्ण व्यंजन है, जिसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न उष्म या गर्म वायु से होती है। उसमें होता है क्या है, गर्म। ठीक है, याद रखें प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। जैसे कि देखिए, अगर क का उच्चारण करते हैं तो क जोड़ अ, च का उच्चारण करते हैं तो च जोड़ अ, ख का उच्चारण करते हैं तो ख जोड़ अ, और म का उच्चारण करते हैं तो म जोड़ अ। इसमें पहले से ही आपको छिपा हुआ ध्वनि है। इसमें हम लोग इसे स्वर बोलते हैं, तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन के लिए। अगर हिंदी ध्वनि के उच्चारण का स्थान का बात करें, देखिए मुंह के जिस भाग से वर्ण की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। और उच्चारण स्थान की दृष्टि को वर्णों में निम्नलिखित तरीके से बांटा गया है। अब पहला बात करें कि अगर कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि है वो है अ, आ और क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग आते हैं, और एक विसर्ग है और ह है। ये सब कंठ से यूज होता है, कंठ से बोले जाने वाला वर्ण है। अगर बात करें तालव्य से तो इसमें हर्षई, दीर्घई और च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ, इय, य और स, ये सब तालु से बोलने जाने वाले हैं। मूर्धन्य वर्ण का बात करें तो री, ट वर्ग, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, न, और र तथा स, ये जो है ना ये मूर्धा से बोले जाने वाले हैं। दंत्य वर्ण का बात करें तो त वर्ग, यानी कि त, थ, द, ध, न, श और ल, ये सब दंत से बोले जाने वाले हैं। ओष्ठ वर्ण का बात करें तो उ, हर्षऊ और दीर्घऊ और प वर्ग, इसको होठ से बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंठ तालव, जिसमें कंठ और तालु दोनों का यूज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंठ तालु। जिसमें जैसे वर्ण हो गए ए और ए। कंठोष्ठ यानी कि कंठ और होठ दोनों का यूज करना पड़े, ओ और औ। दंतोष्ठ यानी कि दंत और होठ दोनों का यूज करते हैं, व और फ। नासिक वर्ण में अड़, य, न, म आता है, तो इसे नासिक बोलते हैं। अलिजीह वर्ण से क, ख, ग, ज, फ, इसे अलिजीह वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है। केटीएम दो देखिए, के टी एम दो, देखिए के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा होठ, क से क्या हो जाएगा क वर्ग। देखिए तालु है उससे फिर क्या हो जाएगा च वर्ग, फिर एम मूर्धा है तो ट वर्ग, फिर दंत है तो देखिए त वर्ग, और फिर ओठ है तो प वर्ग। तो इस तरह से आप केटीएम दो याद रख सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं अघोष तथा घोष ध्वनि क्या होता है। देखिए स्वर तंत्रियों नाद के आधार पर, यानी कि ध्वनि का वर्गीकरण दो भाग में किया गया। एक को बोलते हैं अघोष ध्वनि और एक को बोलते हैं घोष ध्वनि। पहला है अघोष ध्वनि और दूसरा है घोष ध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। अब अघोष ध्वनि क्या होता है, जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो। अगर हम जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं और स्वर ध्वनि में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन, जैसे कि क, ख, च, छ, जितने भी जो वर्ग हैं पहला और दूसरा व्यंजन को हम लोग अघोष ध्वनि बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो कंपन नहीं होता। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तालव्य श, मूर्धन स और श। इस प्रकार अघोष ध्वनियों की संख्या 13 है। आपको नंबर याद रखना, अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है, 13 है। अब बात करते हैं घोष ध्वनि का। तो घोष ध्वनि क्या होता है, जिन ध्वनि को उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो उसे घोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात सभी स्वर और हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष होता है। जैसे कि देखिए अगर बात करें इसमें तो क, ख क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ग, घ, अंग घोष हो जाएगा। ज, झ, इय घोष। ड, ढ, न और त, थ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और ह, ये सब क्या है, ये टोटल 31 है। जो घोष ध्वनियां उसकी संख्या 31 है और अघोष ध्वनि की संख्या कितनी है, 13 है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब एक अगला है, देखते हैं इसमें अल्प प्राण और महाप्राण, ये दोनों क्या होते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से दो प्रकार के वर्ण माने जाते हैं। जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो श्वास की दृष्टि से इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अब देख लेते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, हकार की ध्वनि भी न निकले, जिसे अल्प प्राण कहते हैं। अगर हम लोग उच्चारण करें और हमारे मुंह से गर्म हवाएं का प्रक्षेपण एकदम मतलब कम हो या न के बराबर हो तो हम उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे देखिए प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ग है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं। अगर प्रत्येक वर्ग अगर मान चले क,
अगर हम क वर्ग ले तो क, ख, ग, घ और अंग। तो देखिए इसमें से कौन प्रत्येक वर्ग का प्रथम यानी कि ये होगा, तृतीय यानी कि ग होगा और पंचम यानी कि अंग। क, ग और अंग ये जो होगा ये अल्प प्राण होगा। अब बात करें हम लोग अगला अंतःस्थ व्यंजन। देखिए हम लोग देख लिए कि जो अंतःस्थ व्यंजन होता है ये भी क्या होता है, अल्प प्राण ही होता है। अब बात करते हैं अर्थात क, ग, अंग, च, ज, इय, त, ड, न तथा य, र, ल, व ये सब अल्प प्राण वर्ण है। अब महाप्राण का बात करें, जिन वर्णों को उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से ह कार की ध्वनि भी निकले, उसे महाप्राण का वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा, जैसे अगर अभी हम लोग बात करें क, ख, ग, अंग में बात किए थे तो दूसरा यानी कि ख हो जाएगा और घ हो जाएगा, यानी कि ख और घ ये क्या कहलाएगा, तो ये महाप्राण कहलाएगा। और उष्ण व्यंजन में कौन कौन हो जाएगा, श, श और स ये सब क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। अर्थात ख, घ, छ, ज, ठ, ढ तथा स, स, श यानी तालव्य स, मूर्धन स, दंत स ये सब महाप्राण के वर्ण हैं। चलिए अगला देखते हैं कि बालाघात, अनुतात और तथा संगम में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखिए बालाघात या स्वराघात क्या होता है, बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात या स्वराघात कहलाता है। बालाघात का प्रभाव बोलने और समझने पर पड़ता है। जैसे दिन शब्द में कोई बालाघात नहीं है, पर दीन शब्द में दी वर्ण पर बालाघात यानी कि काम करता है। इसी से दीन और दीन इन दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। देखिए आपको समझना है, जब हम लोग दीन का उच्चारण करते हैं तो हर्षिकार है तो इसमें हम लोग दी द पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, लेकिन जब इसको दीर्घिकार के तरह यूज किया जाता है तो दीन, तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से शब्द पे हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, इस स्वरों को क्या बोलते हैं, बालाघात या स्वराघात। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अनुतान। अनुतान क्या होता है, अनुतान देखिए उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। इस स्वर लहर के कारण शब्द तथा वाक्य के अर्थ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे देखिए सामान्य कथन में हम लोग जैसे बोलते हैं अच्छा, अगर प्रश्नवाचक में बोलना हो तो अच्छा अच्छा, और आश्चर्य सूचक में बोलना हो तो अच्छा। देखिए तीनों में प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, उच्चारण ध्वनि में अंतर होता है, बाकी तीनों सेम ही है। जैसे अगर अच्छा बोलते हैं अच्छा, और एक होता है अच्छा जो हम आचार्य से बोलते हैं। जैसे यह कलम राम की, ये सामान्य कथन है कि यह कलम जो है यह राम की है। अब बात करें यह आपका क्वेश्चन मतलब आश्चर्य हो रहा है, यह कलम राम की है, तो इस तरह से देखिए बोलने का सेंस क्या हो जाता है, चेंज होता है। ऊपर एक दोनों वाक्य जो है समान है, पर सुर और अनुतान के बदल जाने से प्रथम वाक्य का सामान्य कथन दूसरे वाक्य का आश्चर्य सूचक बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं, एक होता है संगम। संगम क्या होता है, शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को संगम कहते हैं। संगम होने या न होने से वाक्य के अर्थ में अंतर पड़ता है। जैसे देखिए अगर लिखा है दवा खाना, तो यहाँ दवा खाना देखिए एक साथ लिखा गया है, यहाँ दवा और खाना दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, इसका दोनों अलग मतलब है। एक है दवा पीली है, एक दवा पीली है। देखिए दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है, दोनों अलग अलग मतलब बन रहा है दोनों का, इसलिए हम लोग संगम और शब्दों में वाक्यों का उच्चारण में हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। चलिए अगला बात करते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद कोई भी शब्द वर्णों के सहयोग से बनता है। किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद करते हैं। हम लोग जब वर्ण को जो शब्द है, शब्द के हर एक वर्ण को अलग अलग कर दे तो वैसे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। अब वर्ण विच्छेद के नियम देखिए क्या है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। मीन्स कि हमको ये क्लियर है कि अगर क है तो क में क हलंत और अ ये दोनों से मिल के बना है। अगर ख का बात करें तो ख हलंत और अ, च का बात करें तो च हलंत और अ। इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं अ जो ध्वनि है वो छिपी रहती है। संयुक्त व्यंजन की रचना दो व्यंजनों के मेल से होता है, अर्थात अगर अक्ष का बात करें तो क और स से बनता है, त्र का बात करें तो त और र से बनता है, ज्ञ और का बात करें तो ज और य से बनता है, श्र का बात करें तो स और र आदि से ये मिलकर ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे, वर्ण विच्छेद के लिए इन्हें भी आपको याद रखना है। जैसे अर्थात अगर की लिखा है तो देखिए अब आपको ध्यान रखा है, अगर हर्षिकार लिखा है तो यहाँ पे छोटी देना हर्षी, अगर दीर्घिकार लिखा है तो आपको दीर्घी का यूज करना है। देखिए यहाँ पे जो ये है इसके लिए र का यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो ध्य लिखा हुआ है तो ये आपको ये ध्यान रखना, ये क्या है,
य का य और जोड़ आ का यूज होता है। ध में देखिए ध और आ, ये क्या यूज होता है, ध और आ। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ण विच्छेद करके दिखाया, जैसे कलम। कलम का हम लोग क्या कर सकते हैं, क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ। देखिए जितने भी जो क है, तो क में हम लोग पता भी चला कि अ क्या होता है, उसमें छिपा हुआ रहता है। तो क अ ल हलंत और अ लिख सकते हैं क को म हलंत अ लिख सकते हैं, ल को ल हलंत और अ लिख सकते हैं। इसी तरह अगर देखिए क हर्षिकार की है, तो क में हम लोग क्या लगाएंगे, ई कार लगाएंगे। स के साथ देखिए आ इसमें छिपा हुआ है, और न के साथ क्या छिपा हुआ है, तो अ छिपा हुआ है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वर्ण का विच्छेद करते हैं। तो उसके बाद देखिए प्लुत वर्ण क्या होते हैं। प्लुत वर्ण, जिन वर्णों को उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि ओम, ओम, ठीक है ना। इस तरह देख रहा है कि ये बहुत लंबा खींचा जाता है तान की तरह, और इसमें हमें काफी ज्यादा समय लगता है उच्चारण करने में। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, प्लुत वर्ण बोलते हैं। तो प्लुत वर्ण आपको याद रखना, ओम और ओम। चलिए अब जितना भी हम लोग जो इसका थ्योरी पार्ट देखे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से करेंगे, ताकि हमको इसका पूरा फायदा मिल सके। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए तब आंसर इसका हम लोग शुरू करते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अक्ष त्र ज्ञ व, ये किस तरह के वर्ण है। तो देखिए हम लोग ये पढ़ चुके थे, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। चलिए तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अयोग वाह किसे कहा गया है। देखिए अयोग वाह, ऑप्शन है हमारे पास संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष या महाप्राण। तो अयोग वाह कहा गया है विसर्ग को, ठीक है ना, विसर्ग को हम लोग अयोग वाह कहते हैं। अगला देखते हैं, फ ब किस प्रकार के वर्ण है। देखिए फ और ब, तो ये कहाँ से निकलते हैं, दांत से, मूर्धन्य से, तालव्य से या कंठोष्ठर से। तो ये कहाँ के है, ये दंतोष्ठ है, दांत और होठ दोनों को मिला के इसका यूज किया जाता है। अब देखिए ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। तो देखिए भाषा की अगर बात की जाए, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, भाषा की। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं। देखिए सबसे छोटी ध्वनि होती है वाग ध्वनि, से क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ है। तो देखिए वर्ण का जो वर्ण की मात्राएं नहीं हो जाएगा, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। हाँ देखिए अगर वर्णमाला में हम मात्रा का यूज करते हैं, तो उसका क्या होता है, उच्चारण का समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहते हैं, जिसमें हम किसी तरह का अवरोध ना हो। देखिए घोष है, स्पर्श है, स्वर है या व्यंजन है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं, जिसमें उच्चारण में किसी प्रकार कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या हो सकती है। देखिए व्यंजन दीर्घ स्वर वाले उच्चारण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, हमको व्यंजन जितने भी जो वर्ण है उसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है। देखिए स्पर्श व्यंजन है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये सब सभी। तो आपको पता होगा ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अब आप देखते हैं क कौन सा व्यंजन है, क कौन सा व्यंजन, तालुव, दंत्व, मूर्धा या कंठस्थ। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। हम आपको बताए थे के टी एम दो, आपको ये रखना, के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दांत, हो से हो जाएगा होठ। इस तरह आपको याद रखना है। तो क वर्ग किस में आएगा, कंठस्थ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो अभी हम लोग देखें ये क्या कहलाते हैं, तो ये कंठ से होता है, कंठीय। अगला क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। देखिए क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये कंठीय से स्टार्ट होते हैं, तो कंठ से इसकी उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है, जो होठ से जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए म प फ, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी का करेक्ट हो जाएगा, इसका हम लोग होठ से यूज नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। देखिए मूर्धा से जो यूज किया जाता है, जिसको मूर्धा से हम लोग बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए है च, ज, ट और झ। अगर आपको केटीएम याद होगा, केटीएम, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण में हम लोग का किसका यूज करते हैं। देखिए ये हो जाएगा ख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाप्राण। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन जो है,
निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन देखिए कौन से है? देखिए य र ल व नहीं है, तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ये भी नहीं है, क्ष त्र ज्ञ हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है, जिसका हम लोग नाक से ज्यादातर बोलने में यूज होता है? देखिए इया नाक से यूज हो रहा है तो नासिक ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि च छ ज झ इया ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? देखिए हम लोग अभी पढ़े थे के टी एम दो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है तालु। अगर देखिए के और टी तो टी से क्या हो जाएगा? तालु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन वर्ण है? अल्प प्राण, देखिए अल्प प्राण ऑप्शन क्या हो जाएगा? क ग अ आ फ भ और थ झ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क और ग जो है ये अल्प प्राण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी जिसका यूज हम तालु से करते हैं? के टी एम, देखिए के टी एम तो टी से हो जाएगा तालु, पहला है क वर्ग दूसरा है च वर्ग, जो च वर्ग वाले होंगे वो क्या होंगे? तालु से यूज होंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में कुल ध्वनि कितने होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि है 33। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन से है? घोष वर्ण, देखिए थ है, ख च और ह, तो घोष वर्ण कौन से हो जाएंगे? हाँ हम लोग थ्योरी पार्ट्स में इस क्वेश्चन को देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने हैं? 6 है, 7 है, 4 है या 2 है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 है। निम्नलिखित में से महाप्राण कौन कौन से वर्ण है? देखिए ख है, घ, क, च, य, र, त और द, तो महाप्राण में कौन हो जाएगा? ख और घ। जो किसी भी वर्ग का दूसरा और जो चौथा होता है वो क्या कहलाता है? चौथा, दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, वर्ण के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो हम लोग किसे बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो हम लोग ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? ये कंठ और तालु दोनों का यूज होता है ऐसे शब्दों को बोलने में, ऐसे वर्ण को बोलने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तालव्य स, मूर्धन स और स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसे क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी, तो क्या हो जाएगा? संघर्षी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, देखिए ऑप्शन ए है 50, 25, 46 या 33। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या याद रखना है? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा जो कि है 50। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण का बात करें तो देखिए स जो है ये अघोष वर्ण है, अभी ऊपर हम लोग देखे थे। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आ जाए उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें अनुस्वार कहते हैं, अयुग्मा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए अगर अंत में अ आए तो आकार अकारांत, अगर आ आए तो आकारांत बोलते हैं। चलिए हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थल क्या है? जो हिंदी वर्णमाला है कि अंतिम जो पंचमाक्षर है उनका क्या उच्चारण स्थान है? तो ये है अनुनासिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो छ है ये स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि है, देखिए ग, घ, ड, ढ, प, फ, द और ध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प और फ जो है ये एक अघोष ध्वनि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? देखिए किसके किसके वर्ण मतलब मिला के बनता है? तो इसका क्या हो जाएगा? क और तालव्य स को मिला के अक्ष बनता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? देखिए अ है, उ, ए और इया, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो इया देखिए स्वर नहीं है। क, उ, ए ये सब क्या है? स्वर है, इया स्वर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, मतलब जिसमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है? तो ये लोग जानते होंगे आप सब। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है?
देखिए क्ष संयुक्त है, श संयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्र संयुक्त है और ज्ञ संयुक्त है। अगला देखते हैं कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है। देखिए अगर आपको याद हो च छ ज झ ञ, तो ये च वर्ग में आता है। तो देखिए के टी दांत वाले में आ जाएगा। के देखिए के से हो जाएगा कंठ और ती से हो जाएगा तालु। तो तालु का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि छ ध्वनि का उच्चारण क्या हो जाएगा स्थल, तो तालब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसमें भी आपको याद रखना है के टी एम। देखिए तीसरे नंबर पे आता है ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। देखिए इसको हम लोग मूल स्वर बोलते हैं, घोष वर्ण बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं, तालव बोलते हैं। तो इसको संयुक्त वर्ण बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए हम लोग घोष भी देखे थे। अघोष वर्ण में आता है क्या, एक अ हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग बा है। देखिए विसर्ग है, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। प्राण हम लोग किसको अयोग बाह बोलते हैं, तो विसर्ग को हम लोग अयोग बाह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्च स्वर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं आ, ई, ज और ढ, तो ये हो जाएगा आ। अगला देखते हैं कि स ध्वनि का उच्चारण क्या है। तो देखिए ये तालव्य श है, तो इस तालव्य से होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, छ किससे बना है, त्र किससे बना है और ज्ञ किससे बना है। तो ये बना है ज और ञ को मिलाने से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए अक्षर कब आता है, क के बाद आता है, छ के बाद आता है, त्र के बाद आता है या ज्ञ के बाद आता है। तो देखिए क के बाद तो नहीं आता है, छ के बाद भी नहीं आता है। अक्षर देखिए हिंदी शब्दकोश में अक्षर का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका 45 का। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका देखिए शब्द में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा जो कि है क इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है जो नाक से जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन है ग, इ, ग और ज। तो इ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा निर्माण में इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। अगर भाषा निर्माण करना हो तो इकाई का सही अनुक्रम क्या होगा। पहले ध्वनि होती है, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। तो ये किसमें है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्वनियाँ होती है, ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। तो भाषा निर्माण का इन्हीं चार अनुक्रम से होता है, तो ये सही है। कंठोष से ध्वनि का उदाहरण देखिए कंठोष। तो देखिए पहले तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सॉरी कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ यानी कि कंठ और होठ दोनों को मिला के तो ये अ हो जाएगा। जिसमें हम लोग कंठ और होठ दोनों का यूज करते हैं उसे कंठोष्ठ ध्वनि करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है। देखिए य र ल व, तो ये क्या है, ये अंतस्थ है, तो ये अंतस्थ हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण, तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण हम लोग पढ़े थे। तो और आ है ग और घ, क और ग है, तो पहला और जो तीसरा होता है इसको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। 8 है, 9 है, 13 है, 14 है। ये सब आप लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 13 करेक्ट आंसर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग का पंचमाक्षर। तो वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है उसे अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है। अ और अह क्या है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्ताक्षर है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा अयोगवाह। अगर हम बात करें अ और अह क्या है, तो ये अयोगवाह हो जाएंगे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। देखिए अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, ख व्यंजन है, तो ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। अगर नीचे का होठ पूरी तरह से काट देते हैं तो हमें किस ध्वनि को बोलने में चलिए दिक्कत हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ल,
ब ध ख। देखिए ल बोलने के लिए हमारे पास होठ की जो दोनों होठ की जरूरत नहीं है, ध बोलने के लिए भी जरूरत नहीं है, ख बोलने के लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है ब। अगर हम नीचे के होठ को काट दें तो ब बोलने में काफी कठिनाई होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए पहले कंठ होता है, फिर तालु होता है, फिर बर्तरसी होता है, फिर दंत होता है, फिर ओठ। ऑप्शन ए ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए आप ये भी याद रख सकते थे KTMDO, दो KTM, दो के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, और एम से हो जाएगा मूर्धा, और डी से हो जाएगा दंत, और हो से हो जाएगा ओठ। मूर्धा को हम लोग बर्तर से भी बोलते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। देखिए ट वर्ग का नहीं है, तो ये जो ऊ है ये ट वर्ग का। देखिए कौन ट वर्ग नहीं है, तो ट वर्ग में देखिए कौन कौन से आते हैं। तो ट वर्ग में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा घ। घ जो है ये क वर्ग का है, ये क वर्ग का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा घ जो है ये ट वर्ग में नहीं है। अब तालव्य व्यंजन क्या हो जाएगा जो तालु से यूज होते हैं। देखिए आपको याद रखना है के टी, त वाले क्या हो जाएंगे टी, यानी कि च वर्ग। च वर्ग जो है ये तालु से यूज होते हैं, च छ ज झ, तो 58 इसका ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 58 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है जो कंठ से बोला जाए। तो देखिए कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां कौन कौन सी है, तो ऑप्शन देख लीजिए। क और ख करेक्ट है, क और ख ही होगा। तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन है अंतःस्थ, संयुक्त या उष्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम उष्म बोलते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं इन्हें। अगला है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, या 8 प्रकार की। तो हम लोग इसको कितने प्रकार में बांटे हैं ध्वनियाँ, 2 प्रकार में। हिंदी में जो ध्वनि होती है 2 प्रकार का होता है, स्वर या व्यंजन। चलिए अगला देखते हैं कि हर्षई, दीर्घई, च छ ज झ ई आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, या ओठ से। तो ये किससे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा तालु से। के टी आपको याद रखना है, जिसमें देखिए च छ ज आ रहा है, आपको बस इसको फोकस करना है, ई और ई को छोड़िए। तो ये किससे होता है के और टी, के बाद टी, तो ये हो जाएगा क वर्ग, ये हो जाएगा क्या च वर्ग। तो च छ ज है, तो क्या हो जाएगा के टी, के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा ज क्या है हमारा घोष वर्ण है। देखिए दूसरा व्यंजन, जो दूसरा व्यंजन होता है और चौथा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग घोष वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितनी है, ये 25 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। वो देखिए प्रत्येक शब्द का अगर हमको वर्तनी करना है, तो वर्तनी, अगर शब्द का वर्तनी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्वर व्यंजन कहते हैं। अगला देखते हैं स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए और ए का, तो ये आपको याद रखना, ये कंठ से होता है, इसका कंठ और तालव्य दोनों को मिला के कंठ तालव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, जो ओ मतलब ओठ का जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऊ। ठीक है, अ आ ई ऊ, तो ऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है, तो ये व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्र किन वर्णों की सहायता से बना है। देखिए त और अ, त और र, त और र और अ, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त हलंत जो र से ये मिलके बना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अयोगवाह कहा जाता है किसको, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, या अल्प प्राण को। तो अयोगवाह हम लोग किसको बोलते हैं, तो विसर्ग को बोलते हैं। अनुनासिक व्यंजन प्रथम से होते हैं, वर्ग के व्यंजन होते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चौथा या वर्ग का पांचवा। ये वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, जैसे कि ग वगैरह हो गया। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा। देखिए अल्प प्राण व्यंजन ख है, ग, घ या ठ। तो अल्प प्राण व्यंजन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि हो जाएगा ग। देखिए हम लोग जानते हैं कि क ख ग, इसमें पहला तीसरा, तो ये क्या होता है अल्प प्राण होता है, और ख और घ, तो ये सब क्या होते हैं, तो ये महाप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। अगर मात्रा के आधार पर हमको स्वर को डिवाइड करना हो तो ऑप्शन देख लीजिए, ए 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगाना हो तो हम लोग इसमें किसमें पता है किसमें लगता है, ये प्लूत, जिसमें हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, जिससे तिगुना समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। च वर्ग देखिए के टी एम, तो ये हो जाएगा क वर्ग, ये च वर्ग, यानी कि टी से हो जाएगा तालु, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 का सी करेक्ट आंसर। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। देखिए हर्षवी छोटा है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 77 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम छोटी से छोटी इकाई की बात की जाए तो वो एक शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए हर्ष स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है, तो अगर हर्ष की बात करें तो वो 4 होते हैं, हर्ष स्वर की 4 होते हैं। प्लूत स्वर कौन सा है। देखिए प्लूत स्वर हम लोग क्या होता है, ओम 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 ओम, तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर किसका भेद है, संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का। तो ये वर्ण का भेद है फ्रेंड्स। इसकी ये उत्तर माला है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है शब्द विचार। हम लोग अब शब्द विचार को कवर करेंगे, इसके पूरे पूरे टॉपिक को। उसके बाद फिर इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज क्लियर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं। शब्द देखिए, अगर बात करें शब्द वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। देखिए वर्णों को जब मिलाते हैं ना, जिससे एक सार्थक शब्द बनते हैं, जैसे कि पुस्तकालय हो गया, देखिए इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, मकान है, मिठाई, महल, इसमें हम बहुत सारे वर्ण को क्या किए हैं, मिलाए हैं, तब जाके एक शब्द बना है। और बहुत सारे शब्दों को मिलाने से वाक्य का निर्माण होता है, लेकिन सार्थक का निर्माण होना चाहिए, सार्थक वाक्य। चलिए अगला देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो शब्दों को ना 4 आधार पर बांटा गया है। पहला है कि अर्थ के विचार से, दूसरा रचना या और व्युत्पत्ति के विचार से, तीसरा रूपांतर या रूप परिवर्तन के विचार से, और चौथा उत्पत्ति या उद्गम के विचार से हम लोग क्या किए हैं, शब्द का वर्गीकरण 4 तरीके से 4 आधार पे किए हैं। अब बात करें सार्थक तथा निरर्थक शब्द। देखिए अर्थ की दृष्टि से अगर देखें तो अर्थ की दृष्टि से 2 होता है, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। देखिए अब ये क्या होते हैं, देखिए सार्थक शब्द क्या होता है, अर्थपूर्ण शब्दों का अर्थात वह शब्द जिसका कुछ अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं। अब जिसका कुछ अर्थ ना हो तो उसे निरर्थक कहते हैं। देखिए सार्थक में क्या हो जाएगा, आम, आम अर्थ है, इधर उधर पानी इधर, ठीक है। अब हम बात करें कि निरर्थक शब्द क्या होता है, जो अर्थहीन शब्द होते हैं, ठीक है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाता है, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए माया, रघई, नीमा, इस तरह कोई शब्द नहीं है, तो इसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। अब अगला बात करें हम लोग कि अगर रचना या व्युत्पत्ति के विचार से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए रूढ़ क्या होता है, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं ना जिनके खंड निरर्थक होते हैं। अगर हम आप उसका खंड कर दे, तोड़ दे, जैसे अगर लिखा हुआ है आम, आम, अगर आम को हम लोग तोड़ दे तो आ अलग हो जाएगा, म अलग हो जाएगा, इसके कोई अर्थ नहीं, एक शब्द नहीं बचेगा, तो इस पे क्या बोलते हैं, हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए घोड़ा लिखा हुआ है, घो अलग हो जाएगा, रा अलग हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पानी, पा अलग हो जाएगा, नी अलग हो जाएगा, कोई शब्द नहीं निकलेगा। तो हम लोग ना ऐसे शब्द जो बनते हैं उसको रूढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़। अब उसके बाद अगर बात करें देखिए यौगिक का, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, यौगिक शब्द वे होते हैं ना कि जिनके अगर आप खंड भी कर देना तो उसके खंड के दोनों का कुछ ना कुछ सार्थक मतलब निकलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन एग्जाम्पल दिया, विद्यालय, अगर विद्या को अलग कर दें और आलय को अलग कर दें तो विद्या में भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी क्या होता है, अर्थ होता है। इस तरह से रसोई घर, गंगा जल, तो ये सब क्या अलग अलग अर्थ देते हैं, तो ये यौगिक कहलाते हैं। तो आपको रूढ़ और यौगिक में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब एक और शब्द है जिसका में बांटा गया है, योग रूढ़। इसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़। इसमें क्या होता है, देखिए योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिसका वो अपना कुछ एक खास तरह का अर्थ निकलता है, एक विशेष अर्थ निकालता है। ये क्या करता है, एक विशेष अर्थ होता है उस शब्द का। जैसे देखिए अगर बात करें पंकज का, तो पंकज में क्या होता है ना कि जो इसको हम लोग क्या करते हैं, फूल, फूल की तरह यूज करते हैं। पंख और ज का मेल से बना जिसका विशेष अर्थ होता है कमल, कमल फूल के पंकज क्या होता है, कमल को बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक योग रूढ़। आज बात करें पीताम्बर का, ठीक है ना, अगर बात करें लोग पीताम्बर का, लंबोदर का,
दशानन का, इस तरह से शब्द को क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं, जिसका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें कि रूपांतर के आधार पर जो है ना, हम लोग इसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। रूपांतर के आधार पर शब्द को दो तरह के होते हैं, एक विकारी एक अविकारी। अब देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी वे शब्द होते हैं जिनके लिंग पुरुष और वचन के कारण रूप बदलते हैं। जैसे अगर देखिए लड़का है तो लड़का का क्या लिखते हैं हम लोग, लड़के या लड़कों। खाता का खाती खाते, मतलब इससे क्या करते हैं ना हम लोग, लिंग के हिसाब से और पुरुष के हिसाब से और वचन के हिसाब से इसको बदलते रहते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का का यूज लड़की के लिए होता है, फिर लड़के के लिए भी यूज होता है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अविकारी शब्द क्या है। अब बात करें अविकारी शब्द में, अविकारी शब्द में क्या होता है ना कि रूप नहीं बदलते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए इसका अगला देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है मैं, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे, अच्छा, अच्छी। ठीक है, याद रखें संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। जो संज्ञा है, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के जो शब्द होते हैं ये विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए क्रिया विशेषण अवयव, जैसे आज, कल, परसों, अब, कब, कैसे, क्यों। समुच्चय बोधक अवयव क्या हो जाएगा, परंतु, इसलिए, या, यदि, क्योंकि। संबंध बोधक क्या हो जाएगा, के ऊपर, के नीचे, के पास, से आगे, से पीछे, की ओर, में, से पर। और विषया में बोधक क्या होते हैं, आहा, आह, हाय, ओह, वाह, इस तरह के शब्दों क्या बोलते हैं, विषया विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए अब अगला बात करते हैं ना, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग क्या किए हैं, शब्द को 5 तरीके से बांटा है। एक है तत्सम, एक तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर। तो देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम जो है ना ये तत् और सम से मिलकर बना है। उसके देखिए इसमें होता क्या है, उसके समान और संस्कृत के समान, अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं अपनी हिंदी में, उसे हम लोग तत्सम बोलते हैं। जैसे देखिए हम लोग अग्नि बोलते हैं आग को, रात्रि रात को, क्षेत्र बोलते हैं एरिया जगह को, वायु को हवा को, पत्र माता पिता, ये सब संस्कृत के शब्द है जिसको हम लोग ज्यों का त्यों हिंदी में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। अब देखिए तद्भव शब्द क्या होता है, तत् जोड़ भव, शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होने से जो शब्द बने उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव। मतलब जिसका यूज हम संस्कृत में करते थे लेकिन उसका हिंदी यूज हम लोग दे दिए हैं, तो उसे बहुत शब्दों क्या बोलते हैं। जैसे देखिए हम लोग कि इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें हो जाएगा आग, देखिए अग्नि, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा अग्नि, और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा आग। अब हाथ है, खेत है, पत्ता है, रात्रि का देखिए रात है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो तत्सम शब्द का ही जो ना हिंदी यूज कर लिए हैं उसे तद्भव शब्द बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, देशज और देसी है, जो शब्द अन्य भाषाओं या घरेलू बोलियों में हिंदी में लाए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए कटोरा हो गया, लोटा, पगड़ी, पेट, झोला, इसको हम लोग देशज शब्द बोलते हैं, जो हमारे हिंदी में संस्कृत को छोड़ के घरेलू बोली में जिसका हम यूज करते हैं। अब देखिए कुछ विदेशज, विदेशज है अगला। तो विदेशज क्या होते हैं, जो शब्द किसी विदेशी भाषा से हिंदी में मिला लिया गया। जैसे कि देखिए हम लोग आराम से यूज करते हैं, इसमें आप फारसी भी यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं, और तुर्की भी यूज करते हैं, और उर्दू भी यूज करते हैं। देखिए आराम क्या है, फारसी शब्द है, आराम देखा जाए तो फारसी शब्द है। डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है, लाश तुर्की शब्द है, और दाम, दाम क्या है, ग्रीक शब्द है। इस तरह से इस शब्दों को क्या बोलते हैं, विदेशज, जो अपने देश में यूज कर रहे हैं ये, लेकिन ये सब विदेशज शब्द है। अब आगे देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द में आपको ध्यान देना कि जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से, जब दो भिन्न भाषाएं, जैसे हिंदी को मिला दिए संस्कृत से, अंग्रेजी को मिला दी हिंदी से, हिंदी को संस्कृत से, अंग्रेजी को फारसी, इस तरह से दो दो भाषाओं को आपस में मिला देते हैं, एक नया शब्द बनता है, उसे हम लोग संकर बोलते हैं, यानी कि मिलावटा, मिला हुआ। ये देखिए वर्षगांठ, तो वर्ष क्या है, संस्कृत का शब्द, और गांठ किसका, हिंदी का शब्द है, तो ये हो गया वर्षगांठ। अब टिकट घर, देखिए टिकट क्या है, अंग्रेजी का है, और घर क्या है, हिंदी का है, तो ये टिकट घर बन गया। अब जांच हिंदी का शब्द है, और कर्ता संस्कृत का शब्द है, तो जांच करता हो गया। इस तरह से ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। चलिए तो उत्पत्ति के हिसाब से भी हम लोग देख लिए हैं। अब अगर बात करें तत्सम और तद्भव की सूची का, देखिए अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है, तो आग क्या हो जाएगा, तद्भव। अंधकार का अंधेरा, अस्थि का हड्डी, अर्थ का आधा, अश्रु का आंसू, अदय का आज, और अग्र का आगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए तत्सम में आम्र का आम हो जाएगा, आश्रय का आश्रा, आश्चर्य का अचरज, उज्जवल का उज्ज्वला, उल्लूक का उल्लू, ओष्ठ का होठ, और उच्च का ऊंचा हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए क्षीर का खीर है, क्षेत्र का खेत, गदर्भ का गधा, ग्राम गांव, ग्रंथि गांठ, ग्राहक गाहक, नासिका नाक, धृत घी, कार्य काज, पत्र
पत्ता, कूप, कुआं, दंत, दांत, दधी, दही, योगी, जोगी, निद्रा, नींद। और नृत्य का हो जाएगा नाच, नौ, नया, नग्न, नंगा, पंछी, पंखी, पंछी। पृष्ठ का पीठ, प्रस्तर, पत्थर, प्रहर, पहर, पर्यक, पलंग, बाहु, बाह, बिंदु, बूंद, भिक्षा, भीख, सर्प, सांप, सौभाग्य, सुहाग, रात्रि, रात, लक्ष्य, लाख, बानर, बंदर, वार्ता, बात, शर्करा, शक्कर, सत्य, सच, स्नेह, नेक, अंक, आंख, अष्ट, आठ, अघोर, अवघर, कर्पूर, कपूर। इस तरह से क्या होते हैं, इसके शब्द बदलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है तत्सम से तद्भव बदलते समय। चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग इसको देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द का भेद नहीं। देखिए उद्गम के आधार पर तत्सम है, रूढ़ी है, तद्भव और विदेशी है। देखिए इसमें रूढ़ नहीं हो जाएगा, तत्सम, तद्भव और विदेशज, और विदेशज आता है इसमें, रूढ़ इसमें नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। तत्सम शब्द देखिए कहाँ से आए हैं, अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है या पाली। तो अभी हम लोग देखे थे संस्कृत शब्द होते हैं। तत्सम शब्द के मूल स्रोत अगर बात की जाए तो कैसे होते हैं, ये संस्कृत शब्द होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द है। देखिए कौन सा शब्द रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ हम आपको बताए थे कि जिसका टुकड़ा अगर हम करते हैं तो उसके कोई मतलब नहीं होते टुकड़ा करने का। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका, गोबर है, चूल्हा है, नाक है और माली है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ना अक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है। कौन रूढ़ शब्द है, तो नाक हो जाएगा। कौन सा रूढ़ शब्द है, फिर से क्वेश्चन वही है। देखिए सलाई, पेट, पंकज, उबटन। देखिए इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पेट। पेट क्या है, रूढ़ शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द। देखिए हम योग रूढ़ के बारे में आपको बताया था, जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है। तो इसमें ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कमल। पंकज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है। तो फिर वही क्वेश्चन है, देखिए योद्धा है, असुर है, दशानन है, राक्षस। तो देखिए दशानन हो जाएगा। दशानन मतलब होता है 10 है सिर जिसकी, जैसे कि रावण। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य का तद्भव। लक्ष्य का देखिए लक्ष्य एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, लक्ष्य होता है लाख का तद्भव। अगर लक्ष्य का तद्भव करना हो तो हो जाएगा लाख। अगर ओट का तत्सम देखा जाए तो ओट का तत्सम क्या हो जाएगा हमारे पास, ओष्ठ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बादल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए मेघ है, घन, बारिद या वाष्प। तो क्या हो जाएगा, बादल का जो तत्सम शब्द है ये है बारिद। क्या है, बारिद। अगला देखते हैं, कंधा का तत्सम शब्द है कंधा, स्कंध, स्कंध, कक्षु या कंधु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कंध। कंधा का क्या हो जाएगा, स्कंध हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केला का तत्सम शब्द है। देखिए केला का तत्सम निकालना है हमको, वो रिटर्न जाना है, फल, ओलक, कदली या मेवा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कदली। केला का तत्सम शब्द क्या होता है, केली, कदली। अगला देखिए उल्लूक। उल्लूक का तद्भव शब्द क्या है। उल्लूक एक तत्सम शब्द है जिसका हम लोग को तद्भव पता करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, उलक, ओलक, रात्रिपथ या उल्लू। तो उल्लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काक का तद्भव शब्द क्या है। काक का तद्भव देखिए काग, केगा, श्याम वर्ण या कागा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, कुंभकार का तद्भव शब्द क्या है। देखिए कुंभ तद्भव शब्दों को ये कुंभकार जो है ये तत्सम शब्द है, इसको तद्भव में बदलना है। कुंभकार, कुंभ, कुंभहर, कुम्हार या कुम्हर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुम्हार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द देशज है। देखिए देशज शब्द काठ, गोर, ऊंट या उल्लू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोर जो है देशज शब्द है। अब आगे देखते हैं, पुलिस किस वर्ग का शब्द है। देखिए तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो पुलिस क्या है, विदेशज, ये इंग्लिश लैंग्वेज का है। देखिए अगला देखते हैं, दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या होगा। अगर दंत धावन का हम लोग क्या करें, विकसित करें, तो क्या हो जाएगा, दांतौन या दातौन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। देखिए सांवला का, सामने का, समालू का या संबल का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांवला का। अगला देखते हैं कि विष्टा का तद्भव शब्द क्या होगा। विष्टा का विष,
विष, बिट्टी या बीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग रूट शब्द का अर्थ है जिसमें कोई रूप परिवर्तन ना हो, जिसका अर्थ निश्चित हो, जिसकी कोई व्युत्पत्ति ज्ञान ना हो, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो एक सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और एक परंपरागत अर्थ को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? इजी से क्वेश्चन है। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण को, सार्थक वर्ण आपको ध्यान रखना है, सार्थक वर्ण को ही समूह कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए शब्दों को किस किस तरीके से बांटा गया है, रचना की दृष्टि से, उद्गम की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? देखिए तत्सम, तद्भव, जो हिंदी तरीके से हम लोग यूज करते हैं। देखिए लोहा है, विस्फोट, जन्म या लवन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग इसका लोहा भी लिख सकते हैं, जन्म भी हो सकता है। तो इसमें दो आंसर, लेकिन आपको आंसर करेक्ट लिखना है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट करें इसका आंसर। चलिए अगर अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द अगर बात करें तो तद्भव शब्द कौन हो जाएगा? तो देखिए बक है, मुंह है, तो यही हो जाएगा, मुंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द देख लेते हैं। गुलाम, गृह, एला, बादल। तो बादल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द क्या होते हैं? बारिद। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? देखिए रस्सी तद्भव है, सरकारी फारसी है, लीची तुर्की है और पुरोहित तत्सम है। तो बताना है कि विषम मतलब जो गलत है उसके गलत को क्या करना है बताना। देखिए रस्सी, रस्सी तद्भव शब्द नहीं है, तो रस्सी क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा, बाकी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। अधि अधि अभि अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? अभिधेयार्थ, तो इसका संबंध किससे है? देखिए ऑप्शन ए है प्रेरणात्मकता से, परिणामवाचकता से, मूलार्थ व्याचकता से या इन सभी से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्थक खंड वाले शब्द क्या होते हैं? देखिए हम लोग जिसका सार्थक खंड कर सके हम लोग वैसे शब्द क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें अव्यय कौन सा है? सजल, धीरे धीरे, पतित या सुंदर। अव्यय, तो अव्यय कौन हो जाएगा? जिससे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये धीरे धीरे, आप सेंटेंस में चाहे वो पास्ट टेंस का हो, प्रेजेंट टेंस का हो, फ्यूचर टेंस का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेंटेंस का, तो ये धीरे धीरे होगा। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या है? अगर पत्र में आप अपने से बड़े के लिए संबोधन यूज क्या करते हैं? प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीवी, आयुष्मान। तो श्रद्धेय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जो जिसको हम लोग नहीं जानते हैं? देखिए प्रिय महोदय, आदरणीय, श्रीमान। तो हम लोग ऐसे में क्या यूज करते हैं? इसमें हम लोग यूज करते हैं प्रिय महोदय। चलिए अगला क्वेश्चन है। सदा शब्द क्या है? अव्यय, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो सदा क्या है? अव्यय है। इसका सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा भेद, अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो देखिए अव्यय का भेद कौन नहीं है? देखिए विचारादि बोधक है, भावादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विचारादि बोधक कोई भेद नहीं है। अब बात करें हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा? हल्दी का तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द में हल्दी को क्या बोलते हैं? हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हरद्रिका। तो हम ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? हरिद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बखान का तत्सम है। देखिए वर्णन, उल्लेख, व्याख्यान या व्याख्याता। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा? व्याख्यान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? देखिए हम लोग एक एक करके इसको चेक कर लेते हैं। नृत्यु नाच सही है, श्रृंगार श्रृंगार सही है, चक्षु चक्षु आंख दिया हुआ है, तो विकल्प अशुद्ध है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए और दधी दही सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गोमय, घोड़ा, चोंच, ऊंट। यानी कि तत्सम, देखिए तद्भव नहीं है यानी कि इसमें 3 तत्सम है और एक तद्भव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि है गोमय, ये तद्भव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर या भौड़ा। तो ये भौड़ा ही क्या है? ये तद्भव शब्द है। अगला गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? गोधूम, गोहुम, गोहुम या गोधूम। इसका क्या हो जाएगा? गोधूम। गेहूं का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा?
गोधूम। अगला देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए यानी कि तद्भव शब्दों को पता करना है। घृत है, अतीन है, दुग्ध है और आंसू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए सिंह, विवाह, डंडा या छेद। हमको तत्सम शब्द पता करना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऊन, उत्साह, उपास या उल्लास। तो तत्सम शब्द ही पता करना है, तो क्या हो जाएगा? उल्लास क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए आंख है, अग्र, आज और आज। आग और आज, तो क्या हो जाएगा? अग्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए आश्रम, प्यास, प्रांगण या उद्वेग। तो इसका क्या हो जाएगा? प्यास एक तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द देखिए गहरा, तीखा, अटारी या निकृष्ट। तो देखिए जो संस्कृत जैसे दिखे तो आप उसको करेक्ट आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रस्तर। प्रस्तर का तद्भव शब्द है। देखिए प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पत्थर। क्या हो जाएगा? पत्थर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलायची का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? एला, इला, अला या अल्लाह। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए है जो एला। चलिए साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का शिक्षा, साक्षी, सखी। तो क्या हो जाएगा? अब बाकी ऑप्शन है इनमें से कौन है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो कि है साक्षी। चलिए निम्न से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय, पिया, मोर, चार। तो प्रिय क्या है? तत्सम शब्द है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए क्षेत्र है, गधा, गाय, घर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम को देखिए कोयल, कुकुर, लाख या भीतर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए सोलह, शोभन, सोता, सोना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोभन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कूची जो है तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए वचन, सलाका, तिक्त, तिक्त या चार। इसमें तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो कि है चार। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। तो तद्भव के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि है जीव। जीव का तत्सम क्या होता है? जिह्वा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। देखिए तद्भव शब्द को पहचानना है। देखिए आलस, कुष्ठ, अंधकार और उल्लास। तो क्या हो जाएगा? आलस तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए पक्ष, पक्षी, पतन या पत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो कि है पत्ता। अगला, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत? देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक नहीं हो जाएगा, तो यौगिक डी इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहिर शब्द का तत्सम क्या है? अरहर, अहिर, अषाढ़ या आखेट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आखेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक या उपखान। तत्सम नहीं है, तो आंसर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, निर्झर, जीव या स्थान। तो तद्भव के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए धरती, दीपावली, नेवला या नाच। तद्भव नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दीपावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द युग में तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है तृण दंड, ये सही है, और वत्स परख ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टकसाल का तत्सम रूप क्या है? टकसाल। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसका? टंकसाला, टंकसाल या टकसाल या टकसाल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टंकसाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? धरती का, कृषि का, क्षेत्रित का या अक्षित का। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रित का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है या संकर शब्द है।
तो ये आपको पता होगा, ये देशज शब्द है हमारा, यहाँ गड़बड़ घोटाला बहुत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव एवं उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। देखिए, तो लौंग का क्या लिखा हुआ है, लवंग लिखा हुआ है, तो ये सही है। अगला है कि आंत का अंतर लिखा हुआ, ये गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि लास्ट शब्द किस मूल भाषा का है। देखिए, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, संस्कृत है, तो ये तुर्की शब्द है। लास्ट शब्द जो है ये तुर्की शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। देखिए, यौगिक शब्द क्या होता है, दशानन, परोपकार, चतुर्मुख या गोपाल। तो क्या हो जाएगा, 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डी, गोपाल। गोपाल क्या हो जाएगा, गो और पाल। देखिए, गो अलग करेंगे तो इसका अलग मतलब होगा, पाल का अलग मतलब हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में योग रूट शब्द कौन सा। योग रूट, देखिए, चक्रपाणी है, पाठशाला है, उपचार है, अभिव्यक्ति। देखिए, चक्रपाणी, जो चक्र धारण करता है उसे चक्रपाणी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विदेशज है। देखिए, रिक्शा, जूता, तेंदुआ और नाव। तो विदेशज क्या है, रिक्शा है। रिक्शा एक इंग्लिश शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी का ये भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया हुआ है कि 74 से 79 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। हमें केवल तत्सम शब्द को पहचानना है, तो आइए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है गात्र, शरीर, कनौजिया, भांजा। तो क्या हो जाएगा, गात्र तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला है कि मामा, लोमस, भगत या घोषी। तत्सम शब्द पहचानना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोमस। अगला क्वेश्चन है कि धरनी, धरती, धैर्य, निवाह। निवाह, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है धैर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारग, याचक, ज्योति और कोयल, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याचक। अगला देखते हैं। चैत, क्वार, महीना या फागुन। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फागुन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंचू, गर्दन, मुखरा, कंगन। तो क्या हो जाएगा, कंगन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चंचू, गर्दन, मुखरा, कंगन, चंचू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 80 से 85 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज। हमें केवल देशज शब्द को ही क्या करना है, इसमें चुनना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अपराध, उद्गम, भीड़ भाड़, अवतार। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी, भीड़ भाड़। अगला क्वेश्चन है कि निमग्न, गड़बड़, निकृष्ट, आजन्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़। अगला देखते हैं कि घर घर, घर घर इत्यादि, उत्तम या निदर्शन। तो ये क्या हो जाएगा, घर घर हो जाएगा। ये सब देशज शब्द हैं। अगला देखते हैं। अनुशीलन, अधिकार, अतिरिक्त या सरसर। तो ये क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्राय, ऊटपटांग, उत्कृष्टा या दूरवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊटपटांग। देखिए अगला देखते हैं। निवारण, दुस्साहस, आक्रोश या गल्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्प। ये सब देशज शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। हमको तद्भव को इस बार छांटना है। देखिए तद्भव का तो क्या होता है, तत्सम के जो हिंदी रूप होते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला में ऑप्शन है प्रकाश, उत्तम, अंकुश या झंझट। तो झंझट क्या हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, हिंदी में इसका यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन। अवस्था, भगवान, वक्ष या नीलाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दुरुस्त, दृष्टांत, महत्व या अनु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूरस्थ। अगला है कि पिता, खेल, मोर या उन्मूलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर है। उत्सर्ग, कष्ट, पगहा या स्वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पगहा। चलिए अब अगला क्या करना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज, विदेशज शब्द को क्या करना है, हमको छांटना है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है जलधर, डांडी, चक्रव्यूह और चषक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डांडी। अगला देखिए। उर्दू, उर्दू, उत्कर्ष, उत्सर्ग या उत्पादन। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उर्दू। अगला है अषाढ़, आविर्भाव, आराम या आचरण। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी आराम। आगे देखते हैं आद्य, आफत, आकार या आचरण। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आफत, ये फारसी शब्द है। आगे हम लोग देखते हैं नीलाम, नक्षत्र, नेत्र या नैवेद्य। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलाम। चलिए आगे देखते हैं चंदन, चश्मा, चंद्र, चषक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चश्मा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयम, समीर, समन और साधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है समन। आगे देखते हैं तांडव, तंत्र, तीर्थ या तोप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 98 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तोप। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंतर्धान, अंक, औरत या अंकुश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा औरत। चलिए इस तरह हमने इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे जो आपके आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी तरह इसके नेक्स्ट सीरीज को हम लोग देखेंगे और इसमें अगला पार्ट हम लोग संज्ञा और उसके भेद को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।